हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई मैं आप सभी के लिए जो एस्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है, एस्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था 31 जुलाई 2025 को। वो मैं क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आई हूँ भाई। ठीक है, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी जरूर से जरूर करना। और आप सभी को ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करना भाई। और आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना कि भाई मैं जो हमारी एनसीईआरटी है, हिंदी एनसीईआरटी है, ठीक है, उसकी एक बुक कंप्लीट करवा के क्वेश्चन आंसर विद डिटेल या उसकी भाई थ्योरी और क्वेश्चन आंसर डालूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बताना। हर रोज में, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा पेपर जल्दी हो जाएगा 17-18 जनवरी को, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी ज्यादा ज्यादा लंबी क्लासें प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। तो आप मुझे जरूर से जरूर बताना, हर एक दिन आपको एक एनसीईआरटी की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो कमेंट में आप मुझे यस या नो जरूर लिख बताना भाई, ठीक है, मैं ये क्लास प्रोवाइड करवाऊं या नहीं आपको, या बस ओनली क्वेश्चन आंसर ही आप करना चाहते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। नौकर निबंध किस व्यक्तित्व को लेकर लिखा गया है। जो नौकर निबंध है भाई, ठीक है, नौकर, देखो नौकर क्या है, एक निबंध है, किस विधा से है, नौकर निबंध से है। इसमें भाई किसके व्यक्तित्व को लेकर ये लिखा गया निबंध है, ये हमें बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो भाई जो नौकर निबंध है ये महात्मा गांधी, ठीक है, जो महात्मा गांधी जी है इनके व्यक्तित्व पर लिखा गया निबंध है। और इसमें जो गांधी जी हैं इनके आश्रम में जो इनका जीवन था और उनके द्वारा जो भी निजी या सार्वजनिक सार्वजनिक कार्य थे जो वे स्वयं करते थे, उनको क्या हमें दिखाया गया है, यानी उनका वर्णन इस निबंध में किया गया है। और ये उनके आत्मनिर्भर श्रम प्रतिष्ठा और सेवा भाव को दर्शाता है ये निबंध। और इस निबंध के लेखक कौन है, नौकर निबंध के लेखक कौन है, ठीक है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब की बार नौकर निबंध में जो व्यक्तित्व है उनके विषय में पूछा गया, तो आगे आपको लेखक के विषय में भी पूछा जा सकता है। तो नौकर जो निबंध है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो अनु बंदोपाध्याय, ठीक है, कौन है, अनु बंदोपाध्याय जी रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, नौकर निबंध के लेखक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया है। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये किस विधा से है, तो ये संस्मरण विधा से है। किस पर लिखा गया है, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पर, फेडरिक पिनकोट पर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर या फादर कामिल बुल्के पर। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्या भी मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किस पर लिखा गया, फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया है, ठीक है। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक कौन रहेंगे, ठीक है, तो कौन रहेंगे भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी रहेंगे। कौन रहेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी रहेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो फादर कामिल बुल्के जी है, इन्होंने तुलसीदास और राम कथा पर उनका गहन शोध हिंदी साहित्य की क्या है, धरोहर है हमारे पास, फादर कामिल बुल्के की भी। अगला क्वेश्चन है, धूप के धान और शिलापंख चमकीले रचनाओं के रचनाकार कौन है। क्या भाई धूप के धान और शिलापंख चमकीले इन रचनाओं के हमें लेखक बताने हैं, कौन है भाई। तो आगे है गिरजा कुमार माथुर है, ऋतुराज है या मंगलेश्वर डबराल है। तो धूप के धान और शिलापंख चमकीले के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर। अपना दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और गिरजा कुमार माथुर भी तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि भी हैं, ठीक है, तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि आपको ध्यान रखना है। और जो गिरजा कुमार माथुर है इनकी काव्य धारा में आधुनिक संवेदना, प्रयोगशीलता और नवीन प्रतीक शैली प्रमुख रही है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। और गिरजा कुमार जी की जो रचनाएं हैं इनमें रोमांटिक भावभूति के साथ साथ गहरी सामाजिक चेतना भी हमें दिखाई देती है भाई। अगला क्वेश्चन है,
प्रत्यय की दृष्टि से अनुचित विकल्प बतानी है। अनुचित यानी गलत विकल्प हमें बताना है। किसकी? प्रत्यय की दृष्टि से, यानी जिसमें गलत प्रत्यय लगा हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। अनीय, दर्शनीय, पठनीय, रमणीय बिल्कुल सही है भाई। यह वैधुर्वीय, क्षेत्रीय, पाथ्य, तो यही क्या है हमारा? गलत है भाई। ठीक है, 94 का 2 ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। ठीक है, और देखो आगे देखते हैं। इक, षाणमासिक ठीक है, नैष्ठिक ठीक है, पारंपरिक ठीक है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। ई, दशरथी ठीक है, मारुति ठीक है, वाल्मीकि ठीक है भाई। यानी हमारा 2 ऑप्शन इसमें गलत रहेगा। जो क्षेत्रीय है ये प्रत्यय से नहीं बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो कौन है भाई? हरिव्यास देव, परशुराम देव, गोस्वामी हित हरिवंश या स्वामी हरिदास। तो भाई राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश जी रहेंगे। और ये 16वीं शताब्दी में स्थापित यह संप्रदाय कहाँ पर है? वृंदावन में ये विकसित हुआ था राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, कहाँ पर विकसित हुआ था ये संप्रदाय? वृंदावन में विकसित हुआ था। और कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें राधा को सर्वप्रिय मानकर प्रेम भक्ति का मार्ग अपनाया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में भी कृष्ण को नहीं, राधा को सर्वप्रिय माना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राधा के प्रति गहन प्रेम भाव इसकी विशेषता है, और यही इसकी केंद्रीय आध्यात्मिक धारा भी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई मैंने 2023 तक हमारे एस्टेट के जितने भी हमारे पेपर हुए हैं, चाहे टीजीटी का हुआ चाहे पीजीटी का, ठीक है, हिंदी विषय के, वो मैंने मेरे चैनल पर करवा रखे। तो प्लीज आप जाकर विजिट करें, आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और कॉमन हिंदी भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से करवा रखी है उन पेपरों की, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और काफी ज्यादा मटेरियल आपको मिल जाएगा जिससे आप अच्छी प्रकार से पेपर का स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आप उनको जाकर जरूर से जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? छायावाद की पूछिए भाई, इनमें से कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? ये आपको ध्यान रखना, नहीं है। ठीक है, तो भाई देखते हैं। पल्लव तो है, परिमल भी है, लेकिन वाणी और शंख ध्वनि नहीं है छायावाद की रचनाएं। ठीक है, छायावाद की रचनाएं कौन कौन सी नहीं है? वाणी और शंख ध्वनि नहीं है। बी और डी, ये छायावाद की रचनाएं नहीं है। बी और डी, बी और डी हमारे 3 ऑप्शन में है, इसलिए हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। रचनाओं के विषय में देख लेते हैं। जो पल्लव है ये किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और सुमित्रानंदन पंत क्या है? ये प्रमुख छायावादी रचनाकार थे। और ये पल्लव जो है ये इनकी प्रमुख छायावादी कृति रहेगी, ध्यान रखना है। और छायावाद की धारा को सशक्त करती है ये पल्लव इनकी रचना। ठीक है, फिर है वाणी। वाणी किसकी रचना है? ये भी सुमित्रानंदन पंत जी की ही रचना है, लेकिन ये उत्तर छायावादी, ठीक है, उत्तर छायावादी, या भाई हम इसको प्रगतिवादी प्रवृत्ति से इस रचना को हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये वाणी क्या छायावाद में नहीं आती है भाई। और जो परिमल है ये किसकी रचना? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। और ये छायावादी कृतियों में गिना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पल्लव और परिमल दोनों छायावादी कविताएं हैं। आगे है शंख ध्वनि। जो शंख ध्वनि है ये छायावाद की मान्यता कृतियों में सम्मिलित नहीं है, ये कहीं आपको ध्यान रखना है भाई। और ये साहित्य धारा से इसको जोड़ा जाता है, शंख ध्वनि को। ठीक है, 3 ऑप्शन अपना ठीक है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ हमको क्या करना? सुमेलित करना। तो देखते हैं, करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना, चलो पहले ये देखते हैं, जो हमें आता है वो हम करेंगे सबसे पहले। तो श्याम एक किसान, जो श्याम एक किसान है किसकी रचना? काफी महत्वपूर्ण रचना है, हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखी है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना रहेगी, यानी बी का 1। तो बी का 1 हमारे किस ऑप्शन में है?
तो बी का एक भाई हमारे दो ऑप्शन में है, ठीक है, दो ऑप्शन में, एक तो दो में एक चार में, तो ये तो हमारे कट हो गए, ठीक है, रह गए दो और चार। फिर देख लेते हैं कठपुतली। कठपुतली किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, यानी डी का चार। अब भाई देखो दो और चार हमारे पास रह गए थे, तो डी का चार हमारे दो ऑप्शन में है, इसलिए दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब सभी का मिलान कर लेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है आत्म तरण भाई, यानी ए का तीन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मैंने आपको क्या बताई थी, श्याम एक किसान है, ए का बी का एक। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पर, पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, पर्वत प्रदेश में पावस, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, सी का दो। भवानी प्रसाद मिश्र की है कठपुतली, तो डी का चार पे। तो देखो तीन एक दो चार हमारे दो ऑप्शन में है, इसलिए दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। और भाई पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन आंसर साथ में ले रखे हैं, ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिलेगा तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 98। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। ठीक है, क्या भाई तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। तो उक्त वाक्य किस रचना का अंश है? तो किस रचना का ये अंश रहेगा, ये हमें बताना है। तो यह सबसे कठिन नहीं, नहीं भाई। पानी की कहानी, कदम मिलाकर चलना होगा नहीं, बस की यात्रा नहीं। तो पानी की कहानी, जो पानी की कहानी है, ये इस जो पानी की कहानी है, ठीक है, जो ये ऊपर हमने वाक्य देखा, इसका क्या है, एक अंश है, ठीक है, और पानी की कहानी से ये लिया गया है। और पानी की कहानी में क्या है, इसमें जो जल की महत्ता है और उसके अस्तित्व पर अनेक बलिदान हुए हैं, उसका क्या है, चित्रण किया गया है पानी की कहानी में। और जल को क्या है, जीवन का आधार मानते हुए इसको प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। स्थापना, द्विवेदी युग में प्रबंध रचना की प्रवृत्ति के कारण खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। इसका तर्क देख लेते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण मिलन पथिक सोपन आदि खंड काव्य लिखे गए, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों हमारे बिल्कुल सही रहेंगे। तो देख लेते हैं दोनों सही कहाँ है। इसमें तो ए में तो गलत है, इसलिए गलत हो गया। इसमें पहला ही गलत है, इसमें सही है लेकिन दूसरा आर गलत है। तो ए सही है और आर सही है, तो अपना चार ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है? ठीक है, नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र किस पर लिखा गया है? तो किस पर? जाकिर हुसैन पर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर, रविशंकर पर, या उस्ताद शाहिद परवेज खां पर। तो नौबत खाने में इबादत, ठीक है, इसका व्यक्ति चित्र प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे जिनको भारत रत्न भी मिला था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, इन पर ये क्या है, लिखा गया है। और जो इसमें जो ये लिखा गया है, इसमें भी उनके संगीत साधना, गंगा जमुनी संस्कृति के प्रति आस्था और बनारस की सांगीतिक परंपरा का चित्रण हमें मिलता है नौबत खाने में इबादत में भी। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियां दे रखी है और उनके रचनाकारों को उनके साथ हमें सुमेलित करना है। सूची एक में काव्य पंक्तियां हैं और दूसरे में क्या है, रचनाकार रहेंगे भाई। तो देख लेते हैं सूची एक को सूची दो से मिलान करेंगे। तो देख लेते हैं पहले, गाकर गीत विरह के रजनी, वेगवती बहती जाती, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहना जाती। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो भैया रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां है, गीत अगीत से। किससे? गीत अगीत से ये रहेगी। और ये गीत अगीत जो है ये प्रतीकात्मक रचना रहेगी, ठीक है। तो गाकर विरह के टटनी, वेगवती बहती जाती, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। तो एक का दो रहेगा भाई, बिल्कुल ठीक है। अगला है, चल रहा मनुष्य है अश्रु सवेद रक्त से लथपथ। क्या भी चल रहा मनुष्य है अश्रु सवेद रक्त से लथपथ। तो ये किसकी पंक्तियां? तो हरिवंश राय बच्चन की है, अग्निपथ, जो अग्निपथ इनकी
रचना है यानी कविता है उससे ये ली गई है और इसमें जीवन संघर्ष और साहस की प्रेरणा देने वाली ये अमर पंक्तियां हमारी रहेंगी। तो भाई बी का 1 हो गया। अगला आगे है, तो पहले इनको मिला देते हैं। एक ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2 हो गया भाई, बी का 1 हो गया। तो ए का 2, बी का 1 2 में है, इसलिए ये 2 और 3 कट हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 पंक्तियां रह गई हमारी। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देख कर। क्या अभी समय बहुत है तुम्हारे पास, आ चला पानी डहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचान ऊपर से देखकर। तो भाई ये पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्तियां भी अरुण कमल जी की रहेंगी। किसकी है, अरुण कमल जी की है। ठीक है, अरुण कमल जी की है और इनकी रचना कौन सी है, नए इलाके में। कौन सी रचना है इनकी, नए इलाके में। और भाई इसमें क्या है, जो नया इलाका, इनकी जो कविता है, इनकी जो रचना है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भाई समय की कमी और बदलते यथार्थ की रूपायित इसमें किया गया है, विषय है इस कहानी का। ठीक है, यानी सुनिए रचना का विषय है। ठीक है, तो सी का 4, तो देख लेते हैं सी का 4 किसमें है। तो देखो भाई 2 1 इसमें, सी का 4 एक ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन जो लास्ट की पंक्ति है वो भी देख लेते हैं हम। चलो अभिष्ट मार्ग में सहज सहस खेलते हुए विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। क्या भी, चलो अभिष्ट मार्ग में सहस खेलते हुए विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। तो ये किसकी पंक्तियां, तो मैथिली शरणगुप्त जी की पंक्तियां है, मनुष्यता रचना से है। तो डी का 3 भाई। तो देख लेते हैं, ए ऑप्शन में ही हमें मिलेगा डी का 3। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, 102वां क्वेश्चन है। पंक्तियां दे रखी है और उनकी रचनाओं के साथ हमको सम्मिलित करना है भाई। ठीक है, पंक्ति और रचनाएं देखते हैं। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम गधा कहते हैं। तो ये कौन सी रचना से है, तो दो बेलों की कथा। ये किसकी है, ये प्रेमचंद्र जी की है भाई कहानी, काफी महत्वपूर्ण है। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया भी, ध्यान रखना। आगे है, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां हैं भाई एक कुत्ता और एक मैना से। ठीक है, एक कुत्ता और एक मैना से है। और एक कुत्ता और एक मैना किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रहेगी। तो भाई ए का 2, बी का 1, ध्यान रखना है आपको। आगे है, हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। तो भाई ये भाई मेरे बचपन के दिन रचना से ली गई है। तो सी का 4। और मेरे बचपन के दिन किसकी रचना, तो महादेवी वर्मा जी की रचना रहेगी, हमें ध्यान रखना है। आगे है, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। ठीक है, ये पंक्तियां हैं प्रेमचंद्र के फटे जूते की। ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, इस रचना से ये पंक्तियां ली गई है। और प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है, हरि शंकर परसाई जी रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई हमने क्या लगाया था ऑप्शन, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 भाई। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है भाई, स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा ही पेपर करेंगे हम, तो प्लीज धैर्य बनाकर क्लास को जरूर से जरूर पूरी देखें भाई। स्थापना छायावाद उत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। जो छाया उत्तोत्तर, ठीक है, छाया उत्तोत्तर कविता है, ये विचार प्रधान काव्य है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई।
तर्क देख लेते हैं। उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्ति होने का अवसर नहीं मिला है। ये क्या है? गलत है भाई। ठीक है, क्या है? गलत है। तो भाई अपना एक सही है और आर क्या है? गलत है। तो एक सही, आर गलत, अपना तीन ऑप्शन में है, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। 101 का तीन ऑप्शन अपना ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर स्थापना और तर्क दे रखे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं स्थापना। निराला की कविता का प्रारंभ मुक्त वृत्त से होता है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1926 और यह मुक्त वृत्त में है भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो निराला जी थे मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। ठीक है, और उनकी जो जूही की कली थी इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। आगे है तर्क है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो दोनों ही कथन क्या है? हमारे सही रहेंगे। ठीक है, और परस्पर एक दूसरे से क्या है? पूरक भी रहेंगे। तो दोनों हमारे सही है। 104 का देख लेते हैं, दोनों सही है। तो भाई देखो, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ सही है, लेकिन आर गलत है। अपना चार बिल्कुल सही रहेगा। ए सही है और आर भी सही है, यानी ऑप्शन चार अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105वां क्वेश्चन है। कारक दृष्टि से एक विकल्प अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए। तो देख लेते हैं, कारक की दृष्टि से पूछा भाई। ठीक है, यानी कारक की दृष्टि से जो अलग है वो हमें बताना है। कारक की दृष्टि से जो अलग है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। कानों सुनी बात सदैव सत्य होती है। ठीक है, यानी कानों से सुनी। ठीक है, इसमें कारक दिखा नहीं रखा, लेकिन कानों सुनी यानी कानों से सुनी बात क्या है? सदैव सत्य होती है। बिल्कुल सही है भाई, इसमें बिल्कुल सही है। राधा ने चाकू से सब्जी काटी। ठीक है, ये भी कारक है। ठीक है, ठीक है ना। और कौन सा कारक है? देखो, इसमें भी कर्ण कारक है। कानों से, राधा ने चाकू से, इसमें भी कर्ण कारक है। ठीक है, महेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। कहां से भाई? जयपुर से दिल्ली, यानी जयपुर से क्या? वो अलग हो रहा है। और अलग होने पर से विभक्ति होती है, और से विभक्ति किस कौन से कारक की होती है? तो अपादान कारक की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो, पहला दूसरा कर्ण कारक से था, लेकिन तीसरा क्या है? ये अपादान से है, इसलिए दो, ये सी तीन ही हमारा गलत होगा। मैं काम से जा रही हूं। काम से जा रही हूँ। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीन अपना इनसे क्या है? भिन्न है। जो तीन है ये क्या है? विकल्प से बिल्कुल भिन्न रहेगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है? विषम है। ठीक है, जो रचनाकार दे रखे हैं, रचना दे रखी है और रचनाकार इनके साथ में दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कौन सा विकल्प क्या है इनमें से गलत है। 106 वाला क्वेश्चन है, देखते हैं 106 का क्या आंसर रहेगा। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी के बिल्कुल सही है। ठीक है, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ईश्वर की आंख, जो ईश्वर की आंख है भाई, ठीक है, जो ईश्वर की आंख, ये निर्मल वर्मा की नहीं है। तो अपना तीन गलत है। नीम का पेड़ राही मासूम रजा की बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये क्या है? उपन्यास है। नीम का पेड़ क्या है? एक उपन्यास है। और ये दूरदर्शन पर भी क्या है? धारावाहिक इसका आया था अभी, नीम के पेड़ का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो त्रिधारा है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है? कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिधारा और ईश्वर की आंख निर्मल वर्मा की रचना नहीं है भाई। फिर ये किसकी रचना है? ठीक है, ये किसकी रचना है? तो गोविंद मिश्र जी की है ये कवि ईश्वर की आंख। किसकी है? गोविंद मिश्र जी की। ठीक है, और क्या है ये? किस विधा से है ईश्वर की आंख? तो ये एक कहानी संग्रह रहेगा भाई। तो 106 का अपना तीन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की रचना आत्मकथ्य के विषय में असंगत। ठीक है, प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आत्मकथ्य, और उसके विषय में जो गलत है यानी जो असंगत है वो हमें बताना है।
ठीक है भाई, देखते हैं। आत्मकथा लिखने की असहमति के तर्क से आत्मकथ्य कविता पैदा हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आत्मकथा के विषय में, आत्मकथ्य कविता जो प्रसाद जी की है उसके विषय में बिल्कुल सही है। आगे है, यह कविता पहली बार 1935 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। ये क्या है, गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि ये कविता जो है ये 1932 में, ठीक है, 1932 में प्रकाशित हुई थी, हंस की आत्मकथा विशेषांक में भी। ठीक है, बस जो सन है ये गलत है। इस कविता में जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई, ये भी बिल्कुल सही है। कविता में ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें भाई गलत पूछ रखा था, असंगत ना, देखो ये असंगत यानी गलत पूछ रखा था। जो भाई 2 है ये क्या है, हमारा गलत है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर 2 रहेगा, 1935 नहीं 1932 भाई। अगला क्वेश्चन है, द्विकर्मक क्रिया के कथन में संगत। ठीक है, जो द्विकर्मक क्रिया है उसके संबंध में जो संगत कथन है वो हमें बताना है। ठीक है, जो प्रथम क्रम है ये अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होता है, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। प्रथम और द्वितीय क्रम प्राणीवाचक होते, बिल्कुल गलत है। प्रथम और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होते, बिल्कुल गलत है। प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता, बिल्कुल सही है, और द्वितीय क्रम क्या है, अप्राणीवाचक होता, ये बिल्कुल सही है भाई द्विकर्मक क्रिया के विषय में। एक जो द्विकर्मक क्रिया है इसका जो पहला क्रम है ये तो प्राणीवाचक होता है, और जो द्वितीय क्रम है ये अप्राणीवाचक होता है। इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ मैं, ठीक है, जिसको आपको भाई जो सही समझ में आ जाएगा। देखो, शिक्षक ने, उदाहरण बता रही हूँ, शिक्षक ने छात्र को ठीक है पाठ पढ़ाया। ठीक है, शिक्षक ने छात्र को क्या है भाई पाठ पढ़ाया, द्विकर्मक क्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें पहला क्रम छात्र को ये क्या है, प्राणीवाचक है। इसका दूसरा क्रम क्या है, पाठ, ये क्या है, अप्राणीवाचक है। तो आपको ध्यान रखना है, द्विकर्मक क्रिया के विषय में हमारा जो 4 कथन है बिल्कुल सही है, और ये हमारे गलत कथन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में लड़की ने चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताया है। तो क्या कारण बताया है भाई चांद के घटने बढ़ने का लड़की ने, तो डर, बीमारी, पृथ्वी की परिक्रमा या चंचल स्वभाव। तो भाई चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में लड़की ने चांद के घटने बढ़ने का कारण बीमारी बताया है। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धीरंजन मालवीय के विषय में असंगत कथन। ठीक है, जो धीरंजन मालवीय जी हैं इनके विषय में असंगत कथन हमें बताना है। तो देख लेते हैं, मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल सही है भैया। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक लेख में उन्होंने अबुल कलाम आजाद के जीवन संघर्ष को रेखांकित किया है। आगे देखते हैं, मालवीय ने रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन किया है। 4 भी ठीक है, लेकिन जो 3 है ये सही नहीं है धीरंजन मालवीय के विषय में। ठीक है, जो धीरेन्द्र मालवीय जी हैं इनका जन्म 9 मार्च 1952 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अनेक भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनियां भी लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और उन्होंने ज्ञान विज्ञान पत्रिका का संपादन भी किया है, ये भी बिल्कुल क्या है हमारा सही है। लेकिन उन्होंने जो लेख है ये वैज्ञानिक चेतना के वाहक, ठीक है तो इन्हीं का वैज्ञानिक चेतना के वाहक धीरंजन मालवीय जी का ही है ये लेख, लेकिन उसमें उन्होंने अबुल कलाम जी का इसमें क्या है जीवन संघर्ष रेखांकित नहीं किया, बल्कि क्या वैज्ञानिकों के जीवन और संघर्ष का विवेचन इसमें किया है, ये इसमें गलत है भाई। ठीक है, जो वैज्ञानिक चेतना के वाहक धीरंजन मालवीय जी की रचना है इसमें क्या है उन्होंने क्या है वैज्ञानिकों के जीवन और संघर्ष का इसमें विवेचन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई 111वां, विद्यापति के संदर्भ में अनुचित कथन चुनिए। यानी हमें विद्यापति के संदर्भ में जो गलत कथन है वो हमें बताना है।
ठीक है, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कथन इसमें गलत है विद्यापति जी के विषय में। 111वां क्वेश्चन है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगार है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। ये बच्चन सिंह का है भाई कथन विद्यापति जी के विषय में, ये बिल्कुल सही है। जो गलत है वो हमें बताना है, ध्यान रखना है। एक सही है, दो देख लेते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, विद्यापति के विषय में बिल्कुल सही है। आगे है, विद्यापति की पदावली पर गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, इनके पद पश्चिमी बंगाल में नचारी के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या हमारा गलत है भाई, नचारी के नाम से जाने नहीं जाते। इसमें गलत पूछा था और गलत अपना 4 है। 101 का 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जो विद्यापति जी के पद है, ठीक है, ये मिथिला क्षेत्र में वैष्णव पदावली या मैथिल पद के रूप में जाने जाते, न कि पश्चिमी बंगाल में नचारी के नाम से। तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना दे रखी है, ठीक है, स्थापना और तर्क दे रखा है, वो हमें बताना है। 112वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई। रीतिमुक्त धारा के कवियों ने किसी प्रकार की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं किया, अपनी भावनाओं का स्वच्छंद प्रकाशन किया है, बिल्कुल सही है। स्थापना बिल्कुल सही है। तर्क देख लेते हैं, इस धारा के कवियों की मनोवृत्ति वियोग में अधिक रमी, इसमें भावपूर्ण हृदय की सच्ची अनुभूति का प्रकाशन है भाई। तो दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही भाई हमारे। इसमें गलत है, इसमें गलत है, इसमें गलत है, तो अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, दोनों बिल्कुल सही है। विश्व साहित्य की अमूल्य निधि तोतोचान के विषय में असंगत कथन, यानी जो गलत है वो हमें बताना है। यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई है, देख लेते हैं भाई। इस पुस्तक के अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, देख लेते हैं। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्वा यागी कुशवाहा है, जो स्वयं इसी स्कूल की छात्रा थी। तो हमें यहाँ पर भाई कूट दे रखा है, कूट के माध्यम से हमें बताना है। तो भाई जो गलत है वो हमें बताना है। तो देखो, यह मूलतः चीनी भाषा में लिखी गई थी, ये क्या है, गलत है, मूलतः गलत है ये भी, ठीक है। और भाई इस पुस्तक की मूल लेखिका पूर्व यागी कुशवाहा थी, जो स्वयं इसी स्कूल में पढ़ी थी, ये भी क्या है, इसमें गलत है, ठीक है। तो भाई पहला और 4 क्या है, इसमें गलत है, और गलत इसने पूछा था, पहला और 4 क्या है, गलत है। तो गलत पहला और 4 किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, तो ये हमारा गलत रहेगा। बाकी के सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी, ये बिल्कुल सही है। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी थे भी। तो पहला और 5वां गलत रहेगा, गलत पूछा था, गलत मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए, ठीक है। उपसर्ग की दृष्टि से जो अनुचित है वो हमें बताना है। तो भाई देखते हैं, 114 है, इसका देखते हैं। पर्यंक, पर्यवेक्षण, पर्युत्सुक, बिल्कुल सही है भाई, ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसका देख लेते हैं, परि प्लस में अक, पर्यंक, परिवेशन का, परि प्लस में अवेक्षण, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे है पर्युत्सुक का देख लेते हैं, परि प्लस में उत्सुक, यानी इसमें परि उपसर्ग बिल्कुल सही लगा है तीनों में। आगे देख लेते हैं भाई उप का, उपनिषद, औपचारिक, उपालंब। तो देख लेते हैं, इसमें भी उपनिषद, ठीक है, उपनिषद है, उपसर्ग इसके उप हो गए ना, उपनिषद, और इसमें इक लगाकर, ठीक है, आगे बना दिया है उप, तो इसमें उपसर्ग होगी और एक इसमें प्रत्यय आ गया है। औपचारिक, उप प्लस में 4 प्लस में इक, ठीक है, इसमें भी क्या है, उप क्या है, उपसर्ग आ गया हमारे पास। उपालंब, उप प्लस में आलंब, ठीक है, उप प्लस में आलंब आ जाएगा भाई, ठीक है, ये भी यानी दोनों ही सही है। आगे देखते हैं, आदित्य, आधिकारिक, आधिपत्य, यही हमारा क्या है, गलत है भाई, ठीक है, ये क्या है हमारा गलत है, क्योंकि आदित्य में आ क्या है,
उपसर्ग नहीं है, इसमें यह प्रत्यय है। जैसे अदिति प्लस में यह आदित्य, ठीक है। आधिकारिक, इसमें अधि उपसर्ग है, ठीक है, और एक प्रत्यय है इसमें, ठीक है, आधिकारिक में ध्यान रखना। और मूल शब्द इसका क्या है, अधिकार रहेगा। आधिपत्य में मूल शब्द क्या है, अधिपत्य, अधिपति है, और अधि इसमें उपसर्ग रहेगी, यानी आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, इसलिए अपना 3 बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। और ये अनु से अन्वेषण, अनुष्ठान, अन्वित बिल्कुल सही है, ठीक है। अन्वेषण अनु प्लस में एशन, ठीक है, अनु प्लस में एशन हो गया अन्वेषण, ठीक। अनुष्ठान अनु प्लस में स्थान, अन्वित अनु प्लस में इत भाई। तो अपना 3 ऑप्शन गलत है। आगे देख लेते हैं 115वां क्वेश्चन। पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। जो पुल्लिंग शब्द है वो हमें बताने हैं। पुल्लिंग शब्द इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है, पुल्लिंग शब्द हमें बताने हैं। तो माधुर्य होता है, घुड़साल ये तो स्त्रीलिंग है भाई, ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बताना स्त्रीलिंग है ये। मोती होता है, ये भी। हतभागी ये भी पुल्लिंग है। दशा होती है, और ग्रंथ होता है। तो भाई देखो, गुड़साल, गुड़शाला और दशा ये तो क्या हमारे पास स्त्रीलिंग है, और जो ये 4 है ये हमारे पास पुल्लिंग है। तो देख लेते हैं 1 3 4 और क्या है 6। 1 3 4 और 6 3 ऑप्शन में है। 115 का अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघों के आने की तुलना किससे करते हैं। मेघ आए कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, मेघ आए कविता किसकी रचना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो इसमें किसके मेघों के आने की तुलना किससे की है, मयूर से, पर्वत श्रृंखला से, पाहुन से, या कोयल की कूक से। तो भाई मेघों के आने की तुलना भाई पाहुन से की है। किससे की है, पाहुन से की है, ठीक है, अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और पाहुन का अर्थ इसमें किसमें, इसका पाहुन का अर्थ भाई इस कविता में क्या लगाया है, तो अतिथि या मेहमान इसमें लगाया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जो भाई इसमें गलत है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। उसने आम खाया, बिल्कुल सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही है। मोर नाचता है, बिल्कुल सही है, अकर्मक क्रिया है। वह दुकान से आकर सो गया, क्या अभी दुकान से आकर क्या है, सो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया, बिल्कुल सही है। माता जी प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, इसमें कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, इसमें कोई प्रेरणा नहीं मिली है, ठीक है। तो अपना 4 ऑप्शन क्या है, गलत रहेगा। इसमें असंगत पूछा था, गलत पूछा था, गलत अपना 4 है, ठीक है। ये भी आदतन है, जैसे हमें आदत हो जाती है किसी भी चीज की, पुनरावृत्ति परक क्रिया इसमें रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। नीचे कहानी संग्रह दे रखे हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई 158वां क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी का की, कफन, पूस की रात। पहले तो ये बता देती हूँ, ये सभी की सभी कहानियाँ किसकी है, प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है। तो अब इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं पहले, फिर प्रकाशन वर्ष से हमें पता लग जाएगा इनका सही अनुक्रम क्या है भाई, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी 1924 या 25 इसका प्रकाशन वर्ष है, कहीं कहीं 24 भी देते हैं और कहीं कहीं 25 भी हमें मिलता है। बूढ़ी काकी का 1921 है। कफन 1936, पूस की रात 1930 में, ठीक है, 1930 आएगा। देखो सबसे पहले बूढ़ी काकी आएगी 1921, बूढ़ी काकी 2 में है, इसलिए पहला और तीसरा क्या है, कट हो गया, ठीक है, 1921। फिर है 1930, ठीक है, 1930 है भाई। फिर शतरंज के खिलाड़ी, सॉरी भाई, सॉरी 1924 है, 1920 के बाद, 1921 के बाद 1924 या 1925 शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, यानी ये भी कट हो गया। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। फिर है पूस की रात 1930, फिर कफन है 1936 भाई, ठीक है। और कफन इनकी आखिरी की कहानी भी मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके विषय में देख लेते हैं क्या कुछ है। बूढ़ी काकी जो है,
ठीक है, ये प्रेमचंद्र जी की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी में पारिवारिक उपेक्षा और मानवीय संवेदना पर ये आधारित कहानी है, क्योंकि विषय आजकल पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। शतरंज के खिलाड़ी, जो शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है, ये अवध के नवाबी काल के विलासी जीवन का व्यंग्यात्मक विवरण है। पूस की रात जो कहानी है, इसमें किसान जीवन की दारुण स्थिति और निधनता का यथार्थ वर्णन किया गया। और कफन प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानियों में से एक है। इसमें गरीबी और सामाजिक विडंबना का गहरा चित्रण हुआ है। अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत चुनिए। जो गलत है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं भाई क्या इसमें गलत है। 119 में 119 में क्या गलत है, चारों के चारों ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। अलंकार संज्ञा शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से अलंकारिक विशेषण शब्द की रचना होती है। बिल्कुल सही भाई। जब अलंकार में इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है, अलंकारिक बन जाता। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। समकाल संज्ञा शब्द में इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन विशेषण शब्द की रचना होती है। समकालीन विशेषण नहीं भाई, ये गलत है। आगे देखते हैं, पहला ठीक है, दूसरा गलत है। संचय संज्ञा शब्द से इत प्रत्यय जुड़ने से संचित शब्द की रचना होती है। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आगे पुस्तक संज्ञा शब्द से ईय प्रत्यय जोड़ने से पुस्तकीय शब्द की रचना हुई है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें गलत पूछा था, तो गलत क्या है, समकाल संज्ञा शब्द से इन प्रत्यय जुड़ने से समकालीन शब्द की रचना हुई है। ये हमारे पास क्या है भाई, गलत है। क्या है, गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समकाल प्लस में इन आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 120वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधित अशुद्धि है। ठीक है, वचन संबंधित अशुद्धि पूछी है भाई। कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें वचन संबंधी क्या है, अशुद्धि हमें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। क्या है, जो मनुष्य है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी। बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करता है। बिल्कुल सही है। विद्वान व्यक्तियों को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, प्रवीण के तेवर आजकल बदल रही है। बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था, वचन संबंधी अशुद्धि किसमें है, तो हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे अनेकों भाषाएं दे रखी है, लेकिन विद्वान व्यक्ति को अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यानी 120 का 3 ऑप्शन क्या है, गलत है। आगे देखते हैं 121वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से सुमेलित कीजिए। ठीक है, शब्द दे रखे हैं और साथ में उसके अर्थ दे रखे हैं, उससे हमें क्या करना है, इसको सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई, देख लेते हैं। जो इंदु है इसको क्या कहा जाता है, इंदु को चंद्रमा कहते हैं। 1 का 2। इंदूर, जो इंदूर है इसको क्या कहते हैं, चूहा कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ चूहा होता है। करिश, सूखा गोबर। करिश क्या होता है, सूखा गोबर होता है। सी का 4। और करिश ये गजराज को कहते हैं। तो भाई 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3 हमारे ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं है। ठीक है, अव्ययभाव समास का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, क्या है, ये हमें बताना है। तो प्रतिदिन, आ जानू, ये भी क्या है, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण है। प्रतिदिन, प्रति प्लस में दिन यानी प्रत्येक दिन। ठीक है, अव्ययभाव समास का। अभी आ प्लस में जानू यानी घुटने तक, ये भी अव्ययभाव समास का है। आगे देखते हैं, प्रत्याशा और निर्विवाद। ठीक है, ये क्या है, ये अव्ययभाव समास से के उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्रति प्लस में आशा, इसमें उपसर्ग है प्रति। ठीक है, निर्विवाद, निर प्लस में विवाद, इसमें भी उपसर्ग है भाई। ठीक है, सुदर्शन और अयोग्य। ठीक है, सुदर्शन अयोग्य। आजीवन अनुदान। ठीक है, यानी इसमें भाई जो नहीं है वो बताना है। तो जो 2 ऑप्शन है अपना, प्रत्याशा और निर्विवाद, इसमें क्या अव्ययभाव समास नहीं है और सभी में है भाई।
अगला क्वेश्चन है रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई रचना और रचनाकारों को। नौबत खाने में इबादत, तो ये किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र जी की रचना रहेगी। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, तो एक का एक। ठीक है, और ये किस पर लिखा गया, क्या है? संस्मरण है भाई, ध्यान रखना है। और ये किस पे लिखा गया? पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा है, जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, कौन थे ये? बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया है, ये ध्यान रखना है। कुतर्कों का खंडन, जो कुतर्कों का खंडन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो बी का 3 हो गया। क्या है? बी का 3 है। और इसमें द्विवेदी जी की में क्या है? ये आलोचनात्मक और गद्य साहित्य के सुधारवादी स्वरूप को दर्शाने वाली रचना है भी। एक कहानी है भी, ये मन्नू भंडारी जी की है। ठीक है, एक कहानी है भी, ये मन्नू भंडारी का क्या है? आत्मकथात्मक लेख है और उनके ही निजी जीवन और साहित्यिक अनुभव से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्या भी? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, ये किसकी रचना है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। और ये क्या है? ये एक संस्मरण है और ये फादर कामिल बुल्के के मानवीय व्यक्तित्व और हिंदी सेवा पर आधारित है भाई। डी का 4, तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा 123वें का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 124वां। तस्लीम शब्द का क्या अर्थ है? जो तस्लीम शब्द है उसका क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। स्वच्छता, सम्मान में, स्वर्ग में एक नदी या बंटवारा। जो तस्लीम शब्द है ये एक उर्दू का शब्द है, आप सभी को पता है। ठीक है, ठीक है, उर्दू फारसी से क्या है हमारे पास हिंदी में आया, इसका हमें अर्थ बताना क्या? तो भाई ये सम्मान में है। ठीक है, क्या है? सम्मान में है भाई, यानी आदर पूर्वक जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तस्लीम हम कहते हैं। आगे स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है। देखो भाई टीजीटी में भी स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन आए। पहले क्या है, जब हमने यूजीसी नेट किया था उसमें काफ़ी आते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अब टीजीटी में भी क्वेश्चन आने लगे स्थापना और तर्क वाले, तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर करके जाना। ठीक है, जो मैंने आपको 2024 तक के पीवाईक्यू की क्लास दे रखी है, 2005 से लेकर 2024 तक की पीवाईक्यू की क्लास मैंने इसी चैनल पर आपको दे रखी है, तो प्लीज़ आप उन क्लासों को जाकर देखो, उसमें काफ़ी स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्थापना और तर्क वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्थापना, हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत रक्षा की। चारणों के रासों और ख्यातों ने तथा राजाओं द्वारा सम्मानित राजकवियों के ऐतिहासिक काव्यों ने साहित्य के सौंदर्य के साथ इतिहास की सामग्री भी संचित कर रखी है। बिल्कुल सही है भाई। तर्क देखते हैं। सूदन का सुजान चरित्र, पद्माकर के हिम्मत बहादुर वीरदावली एवं जगत सिंह वीरदावली आदि ग्रंथ इतिहास की अनेक घटनाओं की यथेष्ट प्रकाश डालते। बिल्कुल सही, यानी दोनों कथन अपने बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, यानी 125 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 का क्या है? दोनों सही है। 125 का क्या है? दोनों सही है। तो यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे गलत आ गया, तो ये आर, ए और आर सही है, यानी अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 124वां क्वेश्चन है, 126वां सॉरी। निम्नलिखित संस्मरण और रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो करते हैं भाई सुमेलित। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। रेखाएं बोल उठी, जो रेखाएं बोल उठी ये किसका संस्मरण है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी जी का रहेगा। ठीक है, रेखाएं बोल उठी, तो ए का 3 भाई। जाने अनजाने, जो जाने अनजाने ये विष्णु प्रभाकर जी का है। माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, सी का 2। समय के पाव, माखनलाल चतुर्वेदी जी का रहेगा, तो डी का 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है अलग उपल क्रम से किसके प्राय हैं? जो अलग और उपल है ये किसके प्राय रहेंगे भाई? तो पर्वत कपड़ा, केश पाषाण, मृग पत्ता या हंस सर्प। तो भाई अलग किसको कहते हैं? केश को कहते हैं। ठीक है, और उपल पाषाण को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केश और पाषाण अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 127वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना। सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना, मिलान करना है। तो करते हैं इनका भी मिलान भाई। बाल मुकुंद गुप्त, इनकी रचना है कर्जनाना। क्या है, कर्जनाना, ठीक है। और ये जो लॉर्ड कर्जन की नीतियां थी उन पर एक कटाक्ष किया गया व्यंग्य प्रधान है। तो एक का एक हो गया। नाथूराम शर्मा शंकर गर्भ रंडा रहस्य, इनकी काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, सामाजिक कुरीति पर गहरी चोट देने वाली क्या है, एक बाल विवाह की क्या है, एक रचना है। बाल विवाह जो जैसी सामाजिक कृतियां हैं उन पर क्या है, नाथूराम शर्मा ने एक गहरी चोट दी है। एक और जो नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं, ये एक सामाजिक सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरगो नरक ठिकाना नाही, सी का 2 भाई। रामचरित उपाध्याय, इनकी है विचित्र विवाह, डी का 4। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, आलोचनात्मक कृतियां दे रखी है, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं, 34वां क्वेश्चन है हमारे पास। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी कवि रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी के मुसलमान कवि। तो अभी देखते हैं जो हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य विमर्श है, ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श जो है, 1 मिनट भाई रुको। तो देखते हैं भाई, हिंदी कोविदमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, इसका प्रकाशन हुआ था 1909 में, और इसके रचनाकार कौन है, श्याम सुंदर दास जी रहेंगे। कविता कौमुदी 1917 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, रामनेस त्रिपाठी जी रहेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना रहेगी, ठीक है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना रहेगी। अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909, कविता कौमुदी 1917, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 पे। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है। जो आदिकाल है इसको सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो राहुल सांस्कृत्यायन, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मिश्र बंधु। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प गुण स्वर संधि युक्त शब्दों से संकुल नहीं है, यानी उसमें गुण स्वर संधि नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन से में नहीं है ये हमें बताना है। 131वां क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्वरोदय, विरोचित, चरमोत्कर्ष, पुण्योदय बिल्कुल है भाई इसमें गुण संधि, ठीक है। मरणोपरांत, जनोपयोगी, प्रेषित, महेश्वर इसमें भी है, ठीक है। उत्तरमरण, महर्षि, वस्तुंत्र, देवऋषि इसमें भी है। मंत्रोषधि, हितैषी, अन्वेषण और प्रत्यय इसमें क्या है, इसमें गुण स्वर संधि नहीं है भाई, ठीक है। जो मंत्रोषधि है इसमें वृद्धि संधि, हितैषी में भी, ठीक है। अन्वेषण और प्रत्यय में यण संधि रहेगी। और गुण संधि कहाँ पर होती है, जहाँ पे ए और आ, ठीक है, ए और आ प्लस में जैसे ई और बड़ी, इनका मिलान भाई जब ए से होता है, सॉरी भाई सॉरी 1 मिनट, ए प्लस में आ, ये ए और आ हो गए, ए और आ, ठीक है। इनका मिलान ई और ई से होता है, ठीक है, तब ये क्या जानते हैं, ए बन जाती है, हमारी एक मात्रा ऊपर लग जाती है, ठीक है। और ए और आ जब इनका मिलान छोटे ऊ और बड़े ऊ से होता है तो ये ओ बन जाते हैं, यानी इसमें 2 मात्राएं लग जाती हैं, ठीक है। ये वाली मात्रा लग जाएगी, ये वाली सॉरी, ये तो विद्धि संधि में आती है, 1 मात्रा लग जाएगी, ठीक है। और जब ए और आ इनका मिलान भाई री से होता है तो ये अर में बदल जाते हैं, ये गुण संधि में होता है, ठीक है। तो हमारा 4 गलत है, इसमें वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि है, अन्वेषण और प्रत्यय में यण संधि रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के विषय में असंगत, यानी जो गलत कथन है वो हमें बताना है। बाल कृष्ण
भट्ट के विषय में 132वां क्वेश्चन हम आ गए हैं। बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार, 132वां क्वेश्चन है ना। बाल कृष्ण भट्ट निबंधकार, समीक्षक व नाटककार थे। बिल्कुल सही है। गलत बताना भाई जो गलत है। बिल्कुल, एक मिनट भाई देख लेते हैं नीचे। हाँ जी, कूट है, कूट से देखते हैं। ठीक है, कूट में देखेंगे। ये बिल्कुल सही है। निबंधकार थे, समीक्षक थे, वे नाटककार थे। बिल्कुल सही है। जो गलत है वो बताना है। भट्ट जी ने दैनिक जीवनी की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविता नहीं, बिल्कुल नहीं लिखी भाई। ठीक है, नहीं लिखी इन्होंने। ठीक है, और क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये मुख्यतः निबंधकार थे, समीक्षक थे, नाटककार थे। ठीक है, और कवि के रूप में उनकी विशेष पहचान नहीं रही है बाल कृष्ण भट्ट की, आपको ध्यान रखना है। आगे है, भट्ट जी ने बांग्ला नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। ये भी बिल्कुल सही है। जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन उनके उल्लेखनीय प्रहसन है। बिल्कुल सही है, ये भट्ट जी के ही है, बालकृष्ण भट्ट जी के है। जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन। ठीक है, ईश्वर भी क्या ठठोल है उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। क्या भी ईश्वर भी क्या ठठोल है उनकी महत्वपूर्ण कहानी है। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है और पांचवा गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो ये बालकृष्ण भट्ट जी थे ये निबंधकार थे, कहानीकार नहीं थे। ठीक है, उनकी पहचान निबंधकार के रूप में होती है। तो 2 और 5 क्या है हमारे पास गलत है और सभी क्या है ठीक है। 2 और 5 हमारे गलत रहेंगे, यानी 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है 132 का। आगे फिर मिलान करना भी, रचनाएं दे रखी है, उनके रचनाकार दे रखे, सूची 1 को सूची 2 से हम मिलान करनी है। ठीक है, करते हैं भाई। मेघना का निर्णय, चल खुसरो घर अपने। ठीक है, मेघना का निर्णय, चल खुसरो घर अपने। तो ये किसकी रचना है? मिथिलेश्वर जी की रहेगी। ठीक है, ये मिथिलेश्वर जी का कहानी संग्रह है। तो यानी 1 का 2 हो गया। पांचवा पहर, सब देश पराए। क्या भी पांचवा पहर और सब देश पराए ये किसकी रचनाएं हैं? ये गुरदयाल सिंह जी की रहेगी। ठीक है, गुरदयाल सिंह के। बी का 3 है। ठीक है, ये पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार जी है, कथाकार है गुरदयाल सिंह। आधा गांव छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ये राही मासूम रजा जी की है भी। ठीक है, राही मासूम रजा जी का काफी चर्चित उपन्यास है आधा गांव भी। सेवाग्राम की डायरी सन 42 के संस्मरण, ये श्री राम शर्मा जी की है भाई। ठीक है, तो डी का 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 134वां। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जहां पर भाई हम किसी व्यक्ति वस्तु का अस्पष्ट या अनिश्चितता का क्या हम बोध होता है। ठीक है, यानी हमें पता नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भाई कौन है क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, देख लेते हैं भाई। इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, इस विषय में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, तो भाई देखो पहले में ही हुआ है। आगे भी देखते, आप यहाँ आइए। तो आप यहाँ आइए, इसमें भाई पुरुषवाचक सर्वनाम है आप। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें रहेगा। आगे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जिसे भी देखती हूँ वही व्यस्त है, इसमें क्या है? जिसे भी देखते, ये संबंधवाचक है। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, इसमें निजवाचक सर्वनाम आएगा। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में ए प्रत्यय भाववाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है? भाई कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें ए प्रत्यय भाववाचक रूप में प्रयोग हुआ है? राघव, लाघव, पांडव, मानव। तो भाई देखो, जो लाघव है, ठीक है, लाघव छोटा, हल्का, लघु, ठीक है, ये होता है। तो ये भाववाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है लाघव। ठीक है, और जो राघव है, ठीक है, ये रघु प्लस में ए। ठीक है, ये क्या है? अप्रत्ययवाचक इसमें रूप है, इसमें वंश सूचक है भाई, और रघु का वंश इसमें दिखाया गया। पांडव, पांडव में पांडु प्लस में ए, ये भी अप्रत्ययवाचक रूप है, इसमें पांडु के पुत्र के विषय में बात हुई है। मानव, मन प्लस में ए, इसमें जातिवाचक रूप इसमें हुआ है, जैसे मनुष्य। तो अपना लाघव बिल्कुल सही रहेगा, इसमें भाववाचक रूप है भाई। अगला क्वेश्चन है, गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? गोबर गणेश। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गोबर गणेश में भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये निबंध है, गोबर गणेश, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं भाई सूची 1 का सूची 2 से मिलान। पात्र दे रखे और उनका मिलान हमें करना है। तो महंत पुलिस इंचार्ज हरिहर काका में है भाई, तो ए का 3 हो गया। ठीक है। और ये मिथिलेश्वर की प्रसिद्ध कहानी है हरिहर काका किसकी रचना है, मिथिलेश्वर जी की है। ए का 3 किसकी रचना है, मिथिलेश्वर जी की कहानी है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। मास्टर प्रीतम चंद और हेडमास्टर शर्मा, क्या भी मास्टर प्रीतम चंद और हेडमास्टर शर्मा ये किस रचना से है, ये सपनों के 6वें दिन इसके पात्र रहेंगे। ठीक है, और ये गुरदास सिंह जी की है भाई ये रचना, सपनों के 6वें दिन। और राम दुलारी सैयद जरगाम मुर्तुजा, ठीक है, ये भाई किसमें है, टोपी शुक्ला कहानी के पात्र रहेंगे। राम दुलारी सैयद जरगामा और मुर्तुजा, तो ये। और टोपी शुक्ला है ये रासुमरुजा का काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अमरुद्दीन शमसुद्दीन ये नौबत खाने में इबादत, ठीक है, जो नौबत खाने में इबादत है इसके ये पात्र रहेंगे। ठीक है, और नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है, ये इंदर मिश्र जी की जीवनी परक रचना रहेगी। तो भाई डी का क्या हो गया, 4 हो गया। तो 3 2 1 4 3 2 3 2 3 2 1 4 अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से सही संधि युक्त शब्दों वाला विकल्प कौन सा है। इसमें भाई सही संधि युक्त शब्द है वो हमें बताने हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन से में सही है भाई। तो भात्रोपकार, गत्यावरोध, अभिप्सा, गुरोपदेश इसमें नहीं है भाई। एक मिनट भाई देखते, एक मिनट। भात्रोपकार तो सही है, नहीं भाई सही नहीं है ये। ठीक है, गत्यावरोध भी सही नहीं है, अभिप्सा भी नहीं है, गुरोपदेश भी नहीं है। नमस्कार, लघुत्तर, गुरुवोदय, विश्वामित्र ये बिल्कुल सही है तीनों। उत्तेजक, अधोपतन, नादाबुन, रविंद्र ये भी सही नहीं है। ठीक है, वारी तेज में, चिदकार, नवरात्र ये भी सही नहीं है। तो हमारा जो 2 ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, नमस्कार में नमः प्लस में कार, नमस्कार, और ये विसर्ग संधि इसमें। लघुत्तर में लघु प्लस में उत्तर, लघुत्तर हो गया, इसमें दीर्घ स्वर संधि आएगी। ठीक है, गुरुवोत्तर में गुरु प्लस में ओदारिये इसमें यण संधि है। विश्वामित्र में विश्व प्लस में अमित्र, इसमें क्या है, दीर्घ संधि इसमें रहेगी। तो 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, संधि युक्त शब्द है ये। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में संगत कथन बताना। जो सही कथन है वो हमें बताना है भाई आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में। देखते हैं पहला कथन देख लेते हैं। 139वां क्वेश्चन है, रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार जैन कवि अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। तो भाई इसमें संगत कथन बताना है। ठीक है, तो ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। आगे, नाथ परंपरा में जलंधर नाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ माने जाते हैं, ये क्या है, गलत है भाई। जो सही है वो बताना है हमें। 139वां का, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव का गोरखनाथ की शिष्य परंपरा से कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। जैन काव्य ग्रंथों की दोहा चौपाई की परंपरा आगे सूफियों की प्रेम कहानी, तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्र प्रकाश, व्रजविलास आदि रचनाओं में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सही पूछा था अपना, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है आदिकाल के विषय में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 140वां क्वेश्चन है भाई, 10 क्वेश्चन रह गए, प्लीज धैर्य से क्लास को देखे, पूरा कंप्लीट पेपर ही मैं आपको आज करवा देती हूँ। समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं 140 का, लोकप्रिय सही है, कद्दन कर्मधारी सही है, अनुतीर्ण अविभाव समास जो भाई असंगत है वो हमें बताना है। तो भाई यही गलत लग रहा है, फुलवाड़ी संबंध तत्पुरुष समास है। तो देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। लोकप्रिय अधिकरण तत्पुरुष समास यानी लोक में
प्रिय बिल्कुल सही है। कदन कर्मधारय है यानी कड़ा या अन्न। फुलवाड़ी संबंध है, फूलों की बाड़ी। तो इसमें अनुतीर्ण क्या है, अव्ययभाव समास नहीं है। ठीक है, अनुतीर्ण में क्या है, जो निश्चय अनुप्रास निश्चय तत्पुरुष समास है भाई। ठीक है, 3 सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन के क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं सही क्रम। जो भाई जागरण है ये 1932 में प्रकाशित है। और कहाँ से प्रकाशित हुई, बनारस से भी। माधुरी जो 1922 में है, लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। विशाल भारत 1928 में कलकत्ता से प्रकाशित है। साहित्य संदेश, जो साहित्य संदेश है 1937 में भाई। और कहाँ से, आगरा से। तो भाई माधुरी, पहले माधुरी आएगी। ठीक है, फिर विशाल भारत, फिर जागरण, फिर साहित्य संगीत, यानी 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए शब्द के विषय में असंगत विकल्प यानी जो गलत है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी बिल्कुल सही है। जो दोनों में सम्मिलित हो उभयनिष्ठ बिल्कुल सही है भाई। जो क्रोध का अधिकारी हो काकपाली। आगे देखते हैं, रात का मध्य भाग निषिद्ध। ठीक है, यानी इसमें गलत पूछा था तो गलत अपना 3 रहेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन अपना गलत रहेगा और बाकी सही है। जो क्रोध का अधिकारी हो। ठीक है, जो क्रोध का अधिकारी हो उसको काकपाली नहीं कहा जाता। काकपाली का अर्थ है क्षणभंगुर या कोय से संबंधित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 143वां। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्रियां और सद्दुकड़ी भाषा भी है। उक्त कथन किस साहित्यकार का रहेगा। ठीक है, किसका रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का, या भी परशुराम चतुर्वेदी का। तो कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सद्दुकड़ी भाषा भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। 143 का ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भिक्षुक के पत्र यदि बाबा ना होते बहानेबाजी आदि पुस्तकों के लेखक कौन है। अभी भिक्षुक के पत्र यदि बाबा न होते बहानेबाजी आदि पुस्तकों के लेखक कौन रहेंगे, ये हमें बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, बदंत आनंद कौशल्यान है, यशपाल है, या स्वयं प्रकाश है। तो भाई बदंत आनंद कौशल्यान भिक्षुक के पत्र यदि बाबा न होते बहानेबाजी आदि पुस्तकों के लेखक रहेंगे। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी प्रयुक्त हुए हैं। असंगत बताना यानी गलत है, जिसमें गलत विलोम है भाई। ठीक है, यानी विलोम का अर्थ क्या है, गलत है, वो हमें बताना है। तो अतिवृष्टि अनावृष्टि बिल्कुल सही है। आहुति अनाहुति, आहुति अनाहुति क्या है, यही क्या है हमारा गलत है। विहित निषिद्ध वैमनस्य सोमनस्य, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये हमारी 145 का भी 2 ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। आहुति का सही विलोम, जो आहुति है इसका सही विलोम होगा प्रत्याहुति या निराहुति, या निराहुति हो सकता है या प्रत्याहुति होता है, अनाहुति नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनाहुति का अर्थ होता है बिना बुलाए आना। ठीक है, ठीक है, बिना बुलाए आना। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत देवनागरी लिपि व वर्तनी के अनुसार अमानक रूप है। अमानक रूप बताना है। मिलाकर दायित्व स्थायी दूध वाला। तो जो स्थायी है, जो स्थायी है ये क्या है, हमारा अमानक रूप है। ठीक है, स्थायी को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये मानकीकृत देवनागरी लिपि और वर्तनी मिलाकर बिल्कुल सही रहेगा। मिलाकर सही, दायित्व सही, दूध वाला सही है। हमारा जो स्थायी शब्द है ये हमारा गलत इसमें रहेगा, क्योंकि अमानक रूप है इसका। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। धैर्य बनाकर क्लास को देखें। निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम रूप से सुमेलित कीजिए। ठीक है, विलोम रूप से क्या करना, हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं, यथार्थ, यथार्थ का क्या होता है, आदर्श। तो 1 का 2। घातक क्या होता है, घातक का क्या अर्थ होता है, घातक का विलोम बताना है। आदर्श, यथार्थ का आदर्श, घातक का रक्षक, श्रद्धा का घृणा,
और कृष का स्थूल। 1 का 4। देखो यथार्थ का अर्थ अगर हमें पता होगा तो हम इसका विलोम आराम से, यथार्थ का क्या होता है, सत्य या वास्तविक, ठीक है, ध्यान रखना है, सत्य या वास्तविक। घातक क्या होता है, हानिकारक। श्रद्धा क्या होती है, आस्था या भक्ति रखना। कृष क्या होता है, दुबला पतला। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 अपना 2 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 146वां क्वेश्चन है, नाटककारों को नाटकों के साथ सुमेलित करना। सूची 1 और सूची 2, ठीक है, देख लेते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी, इनका नाटक कौन सा, रक्षा बंधन, काफी महत्वपूर्ण नाटक है भैया। 1 का 2। राधा कृष्ण दास, इनका है दुखनी बाला। 2 का 4। गोविंद वल्लभ पंत, जो गोविंद वल्लभ पंत है इनका नाटक है अंगूर की बेटी, काफी महत्वपूर्ण है, अकेले अकेले भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और किशोरी लाल गोस्वामी जी का है मयंक मंजरी। तो डी का 3। तो भाई 2 4 1 3, 2 4 2 4 1 3, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 149वां क्वेश्चन है भाई, नीचे विकल्प दे रखे हैं, ऐसे बताना हमको, ठीक है, देख लेते हैं। 149वां है ना, 149वां ही है, क्या है, 1 मिनट रुको भाई, रुको रुको रुको। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो भाई कौन से प्रावधान किए गए हैं ये हमें बताना है। अगर आप सभी को ये मुश्किल लग रहे क्वेश्चन तो प्लीज़ मैंने क्लास पर आपके लिए हिंदी साहित्य रिवीजन शॉर्ट क्या है, एक सूट डाला है, ठीक है, आप उसको जरूर से जरूर देखना, ठीक है, जरूर से जरूर देखा, उसमें आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप मतलब 1 2 3 4, ठीक है, ये वाला। आगे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। हमें जो सही है ना वो बताना है। तो देखो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा नहीं है, ये गलत है हमारा। किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य या एक या अधिक भाषाओं को कार्यालय में अपनाने का अधिकार है, ये भी गलत है। तो सही हमारा ए और बी रहेगा। क्या है, ए और बी रहेगा, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आज अपने पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जो असंगत कथन है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तोता कीर सुख माहुर संगर, तो भाई पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है। चांदनी कौमुदी को कहते हैं ज्योत्सना जुनहाई चंद्रप्रभा को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। सर्प अहि उरग भुजंग व्याल है। मृग हरीश चारुलोचन सारंग और कुरंग है। लेकिन जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या है, गलत रहेगा। जो तोता है, ठीक है, ये क्या है हमारा, गलत है। कीर और सुख ठीक है, माहुर और संगर क्या इसमें गलत है। तो भाई इसी के साथ भाई आज की क्लास जो है अपनी, जो अपने पेपर किया है एस्टेट टीजीटी हिंदी जो 2025 में हुआ था, जुलाई में 31 जुलाई को हुआ था, ये पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट भी जरूर करें भाई आपको क्लास कैसी लगती है, ठीक है। और आपको इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।